सो नाउ अब हम इसमें स्टार्ट करने जा रहे हैं सेक्शन सी ऑफ द सीबीएसई सैम्पल पेपर, ये है केमिस्ट्री का। तो इसमें हमारे पास है सबसे पहली प्रॉब्लम 26th, गिव द रीजन फॉर द फॉलोइंग। तो सबसे पहले उन्होंने हमसे पूछा है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स एक्ट एज ए कैटलिस्ट। हमें इसका रीजन बताना है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो कि डी ब्लॉक में से होते हैं वो कैटलिस्ट के लिए यूज क्यों हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका रीजन क्या है, दैट इज ड्यू टू लार्ज सरफेस एरिया एंड एबिलिटी टू शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। क्योंकि इनके पास होता है लार्ज सरफेस एरिया, ठीक है, जिसके ऊपर के बहुत सारी गैसेस की एड्सॉर्प्शन वगैरह हो सकती है, एंड दे हैव एबिलिटी टू शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो हो सकती हैं। इन्हीं दो रीजंस के कारण इनको हम यूज कर सकते हैं एज ए कैटलिस्ट। ठीक है, सेकंड हमसे पूछा गया है, इट इज डिफिकल्ट टू ऑब्टेन ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रेटर देन 2 फॉर द कॉपर। कॉपर में 2 से ऊपर की ऑक्सीडेशन स्टेट बनाना मुश्किल क्यों है, मतलब कि कॉपर 2 पॉजिटिव आयन तो फॉर्म हो जाता है, बट उससे ऊपर जो उस पर है चार्ज वो क्यों नहीं बन पाता, क्योंकि उसकी थर्ड आयनाइजेशन जो एंथैल्पी की वैल्यू है वो बहुत ही हाई है। यानी कि अगर हमारे पास है कॉपर 2 पॉजिटिव आयन, इसमें से अगर हमने इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, ठीक है, तो उसके लिए जो यहाँ पर आयनाइजेशन एंथैल्पी की रिक्वायरमेंट है वो बहुत ही यहाँ पर हाई होगी, इसलिए। ठीक है, थर्ड है कि CrO इज बेसिक। CrO एक बेसिक ऑक्साइड है, बट Cr2O3 इज एम्फोटेरिक। ऐसा क्यों, ये हमें बताना है। अब देखिए कि ये जो CrO है, ठीक है, ये जो CrO है इसमें Cr की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2, और जो Cr2O3 है उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +3। ठीक है, व्हेन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द मेटल इंक्रीजेस इट्स आयनिक करेक्टर डिक्रीजेस। सो मतलब इसमें आयनिक करेक्टर क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, सो देयरफॉर CrO इज बेसिक, ये वाला बेसिक बनेगा, और जैसे जैसे ही ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होगी तो बेसिक करेक्टर डिक्रीज होता जाएगा। सो आयनिक करेक्टर डिक्रीजेस, सो बेसिक करेक्टर भी हो जाएगा डिक्रीज, सो देयरफॉर इट बिकम्स एम्फोटेरिक। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, एम्फोटेरिक बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपको इस प्रॉब्लम को सोल्व करना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऐसी प्रॉब्लम्स आपको एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं, 27th प्रॉब्लम करते हैं। सो नाउ 27th प्रॉब्लम है कि इसमें हमसे ये सभी चीज़ें हैं पूछी गई। तो सबसे पहली है कि गिव ए केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द हैं कि एन मिथाइल इथेनमाइन एंड एन डाई मिथाइल इथेनमाइन। तो दो अमाइंस में हमें करनी है डिस्टिंग्विश। एक है सेकेंडरी अमाइन, एक है हमारे पास थर्ड डिग्री अमाइन। तो सेकेंडरी एंड थर्ड डिग्री अमाइंस में डिस्टिंक्शन के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। ठीक है, तो हमने सबसे पहले इन दोनों की स्ट्रक्चर्स बनानी होगी। ये है एन मिथाइल ईथेन अमाइन। ठीक है, तो मतलब ये क्या बनेगा, तो ईथेन अमाइन है CH3CH2, सो NH, और N पर जुड़ा है मिथाइल ग्रुप, सो दिस इज, तो ये एक सेकेंडरी अमाइन है। इसकी रिएक्शन हो सकती है विद बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, दैट इज नोन एज हिंसबर्ग रिएजेंट। दिस इज द बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। ठीक है, ये होती है बेंजीन, अब इसकी जगह पर बेंजीन रिंग भी बना सकते हैं, सल्फोनाइल क्लोराइड। तो यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा और यहाँ से ये जो Cl है ये जाएगा, ये दोनों आपस में रिएक्ट हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा CH3CH2N, और इसका बॉन्ड इस तरफ बन जाएगा। ठीक है, सो दिस बिकम्स द, इसके साथ जुड़ जाएगा यहाँ पर SO2 विद C6H5। ठीक है, और इसके ऊपर ये जो CH3 है वो एज इट इज ही रहने वाला है। तो अगर तो हमारे पास सेकेंडरी या फिर प्राइमरी ये अमाइंस हो तो उनकी रिएक्शन इसके साथ हो जाती है, दैट इज द बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। क्योंकि इनके पास N जो एटम है उसके ऊपर एक हाइड्रोजन है, तो इसके साथ Cl जुड़कर HCl बना लेता है, तो रिएक्शन हो जाती है। और जब सेकेंडरी अमाइंस हैं, ये जो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है दैट इज इनसोल्यूबल इन KOH। ठीक है, अगर हम यूज करते यहाँ पर एक है प्राइमरी अमाइन,
तो यहाँ पर जो बनता प्रोडक्ट वो सोलुबल होता है इन KOH, सेकेंडरी के केस में इनसोलुबल इन KOH। अगर हम यूज करते हैं यहाँ पर थर्ड डिग्री जो कि ये वाला है, ये NN डाई मिथाइल इथेनमाइन, मतलब यहाँ पर भी मिथाइल ग्रुप है, तो इसकी कोई रिएक्शन ही नहीं होगी क्योंकि उसके पास कोई भी हाइड्रोजन एटम यहाँ पर नहीं है। ठीक है, सो यहाँ पर हमने एक्सप्लेन किया हुआ है कि NN डाई मिथाइल इथेनमाइड इज ए थर्ड डिग्री अमाइन, इट डज नॉट रिएक्ट विद द बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। तो ऐसे हम इन दोनों में डिस्टिंक्शन कर सकते हैं। रिएक्शन बनाना आपके लिए ऑप्शनल है, बट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने आपको ये रिएक्शन बताई है। ठीक है, तो इसी में ही हमसे पूछी गई है सेकंड प्रॉब्लम, वो रीड करते हैं कि राइट द रिएक्शन फॉर द कैटालाइटिक रिडक्शन ऑफ द नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन की हमें करनी है कैटालाइटिक रिडक्शन, फॉलोड बाय द रिएक्शन ऑफ द प्रोडक्ट सो फॉर्म्ड विद ब्रोमीन वाटर। ठीक है, इसके बाद उसकी रिएक्शन ब्रोमीन वाटर के साथ करनी है, बिल्कुल इजी रिएक्शन है। दिस इज द नाइट्रोबेंजीन, इसकी हमने रिडक्शन करवाई विद हाइड्रोजन एंड निकल, तो यहाँ पर H2 की जगह पर हाइड्रोजन्स आ जाएंगे, तो ये बन जाएगी हमारे पास एनिलीन। तो एनिलीन की रिएक्शन जब होगी ब्रोमीन वाटर के साथ तो सभी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर Br जुड़ जाएगा और यहाँ पर हमें है कि प्रेसिपिटेट्स ऑब्टेन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों रिएक्शंस आपको सिंपल सी बतानी है। ब्रोमीन वाटर के साथ जब एनिलीन की रिएक्शन होती है तो दोनों ऑर्थो पोजीशन एंड ये जो यहाँ पर है पैरा पोजीशन, यहाँ पर ब्रोमीन जुड़ जाएगा बिकॉज NH2 ग्रुप इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। ठीक है, और इसके साथ रिंग जो है वो यहाँ पर एक्टिवेट हो जाती है, इसलिए दोनों ऑर्थो वन पैरा पोजीशंस पर ग्रुप्स अटैच हो जाते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं, इसी का ही थर्ड पार्ट है। तो थर्ड पार्ट में हमसे पूछा गया है कि आउट ऑफ द ब्यूटेन 1 ऑल एंड ब्यूटेन 1 अमाइन, एक है अल्कोहल एक है अमाइन, विच विल बी मोर सोलुबल इन वाटर एंड वाई, इनमें से कौन वाटर में ज्यादा सोलुबल होगा। ऑफ कोर्स अल्कोहल्स होंगी क्योंकि अल्कोहल्स बनाती हैं स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ठीक है, सो ब्यूटेन 1 ऑल एज अल्कोहल्स फॉर्म द स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर देन फॉर्म्ड बाय द अमाइन, क्योंकि अल्कोहल में ऑक्सीजन एटम है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है और अमाइंस में N एटम होता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो होती है। ठीक है, तो ये सिंपल सी प्रॉब्लम्स आपको अमाइंस वाले चैप्टर में से पूछी गई थी। ठीक है, तो आगे चलते हैं 28th प्रॉब्लम करते हैं। सो नाउ 28th प्रॉब्लम है सॉलिड स्टेट्स में से। ठीक है, ए मेटल क्रिस्टलाइजेज इनटू 2 क्यूबिक सिस्टम्स, फेस सेंटर क्यूबिक एंड द बॉडी सेंटर क्यूबिक, whose unit cell lengths are these one, और ये हमें एंगस्ट्रॉम में यहाँ पर बताई गई हैं रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द डेंसिटीज ऑफ FCC एंड PCC। तो सेम मेटल है तो उसका एटॉमिक मास हम सेम यूज करेंगे, एक है FCC में और दूसरा है यहाँ पर BCC में। तो FCC में नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे 4। ठीक है, और यहाँ पर एज लेंथ कितनी दी गई है, FCC आगे लिखा है तो उसकी बन जाएगी 3.5 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो इसकी आपको निकाल लेनी है डेंसिटी। तो क्या फार्मूला होता है, Z इंटू एटोमिक मास बाय A क्यूब, यानी कि वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल इंटू एवोगैड्रोस नंबर। तो M एंड N नोड को हम सेम रखेंगे और A क्यूब की जगह पर हम वैल्यू लगा लेते हैं 3.5 का क्यूब। तो एंगस्ट्रॉम को एंगस्ट्रॉम में ही रखते हैं क्योंकि दूसरी तरफ भी सेम यूनिट्स है। ठीक है, और दूसरी तरफ है हमारे लिए BCC। BCC के लिए Z की वैल्यू कितने एटम्स होते हैं 2 और A की वैल्यू हमें यहाँ पर दी गई है 3.0 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो यहाँ से भी निकाल लेते हैं डेंसिटी। सो दिस बिकम्स द सेम फॉर्मूला लगेगा 2/3.0 का क्यूब इंटू M ओवर N नॉट। अब इन दोनों का रेशो करना है तो रेशो कर देते हैं ρ1 ओवर ρ2। ρ1 में ये दोनों वैल्यूज ऊपर आएंगी 4/3.5 का क्यूब। अब देखिए M ओवर N और यहाँ पर सेम है तो ये एक दूसरे के साथ सोल्व हो जाएंगे। डिवाइड में ये वैल्यू रखनी है तो इसका रेसिप्रोकल हो जाए। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ से सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पर 2 आ जाएगा, 27 आ जाएगा इसका क्यूब और नीचे आ जाएगा आपके पास 3.5 का क्यूब। तो इसको आप लोग सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करवा कर इनकी आप लोगों को डिवाइड करनी है। ठीक है, तो इसका अप्रॉक्सीमेटली आंसर आपके पास कुछ ऐसा आ जाएगा सोल्विंग के बाद 432 डिवाइडेड बाय द 343। सो दिस बिकम्स द 1.15 1.25 बाय 1, मतलब 1.25 रेशियो 1 अप्रॉक्सीमेट आंसर आ जाएगा। ठीक है,
तो ऐसा आपको सिर्फ सोल्व करना है। आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, हमें रेशियो निकालना था तो रेशियो हम यहाँ तक भी रख सकते हैं। तो सिंपल सी प्रॉब्लम है कि दोनों साइड पर सेम हमने फॉर्मूला लगाया और उसका रेशियो निकाल दिया। ओके, सो दिस इज द प्रॉब्लम नंबर 28। तो आगे चलते हैं, प्रॉब्लम नंबर 29 करते हैं। सो नाउ प्रॉब्लम नंबर 29th इज फ्रॉम द बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर। ठीक है, हमें यहाँ पर दिए गए हैं 3 अमाइनो एसिड्स। ये कह सकते हैं कि अल्नाइन है, अस्पार्टिक एसिड है एंड लाइसाइन है। हमें इनका यूज कर कर बनाने हैं मेक 2 राइपेप्टाइड्स यूजिंग दीज अमाइनो एसिड्स एंड मार्क द पेप्टाइड लिंकेज इन बोथ द केसेस एंड रिप्रेजेंट, जो इसका सेकंड पार्ट है, रिप्रेजेंट देखिए अल्नाइन इन ज्विटर आयनिक फॉर्म। तो सबसे पहले हम इन सभी की स्ट्रक्चर, मतलब वैसे इनका फॉर्मूला हमें बताया गया है, इनके हम स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट बना लेते हैं ताकि हमें बाद में डिफिकल्टी ना हो। ठीक है, तो सबसे पहला है यहाँ पर अल्नाइन। ठीक है, तो अल्नाइन है यहाँ पर दिस वन CH3CH, उसके ऊपर जुड़ा है COOH, उसी के ऊपर जुड़ा है NH2। ठीक है, सो CH है ये वाला, इसके साथ जुड़ा है CH3 और इसके साथ एक जुड़ा है NH2 और एक इसके साथ जुड़ा है COOH। उसको मैं इस तरफ लिख रहा हूँ ताकि हमें बाद में ज्वाइनिंग के टाइम कोई डिफिकल्टी ना आए जब हमने इन सभी को यूज करना है। सेकंड है अस्पार्टिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पर है CH ग्रुप, इसके साथ जुड़ा है COOH एंड NH2। तो इसको हमेशा इस साइड पर आप लोगों को बनाना है ऐसे CH एंड NH2, क्योंकि सेम C पर ही NH2 एंड जो यहाँ पर एसिडिक ग्रुप है वो जुड़ा होगा। अब इसके साथ इसके अलावा ये दोनों हैं ग्रुप CH2 एंड COH, उनको यहाँ पर ऊपर बना देते हैं CH2 एंड COOH। ठीक है, तो ये हो गए दो। अब ये रहा हमारा थर्ड। ठीक है, इसको लिखते हैं। अब इसके ये है यहाँ पर एंड पर। ठीक है, सो दिस इज द CH NH2 एंड COOH और इसके साथ है ऊपर इसके अलावा CH2 4 टाइम्स, उसके साथ है NH2। तो CH2 4 टाइम्स, इसके साथ है NH2। तो ऐसे आपने एक बार इनको कर लेना है ड्रॉ। अब हमें सिर्फ इनकी ज्वाइनिंग करवानी है। ज्वाइनिंग करवानी बिल्कुल ही सिंपल है। अब देखिए यहाँ से जाएगी हाइड्रोजन, यहाँ से जाएगा OH, यहाँ से जाएगी हाइड्रोजन, यहाँ से जाएगा OH। ठीक है, तो एक हमारा यहाँ से बनने वाला है राइपेप्टाइड। पहले इसको रखेंगे। ठीक है, CH3 यहाँ पर रह गया NH, फिर ये वाला आएगा इसका CO, ये तो गया साथ में से। ठीक है, CH2 COOH और यहाँ पर फिर से NH और इसके साथ अब इसको जोड़ेंगे। तो इसको मैं इस तरफ बना देता हूँ। ठीक है, आप ऐसे इसे एक ही स्ट्रेट चेन में बनाएं। CH2 आउट 4 एंड NH2 और यहाँ पर जुड़ा है NH2। ठीक है, तो ये आपका एक बन गया यहाँ पर अमाइनो एसिड राइपेप्टाइड। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमारा इनमें देखिए अरेंजमेंट है कि अल्नाइन हमने आगे रखा है, फिर हमने अस्पार्टिक एसिड रखा है और फिर हमने यहाँ पर रखा है लाइसाइन। अब दूसरा उन्होंने हमें 2 बनाने को कहा है, हमें सिर्फ इनके अरेंजमेंट्स को ही यहाँ पर चेंज करना है। हम इसको यहाँ पर लगा देंगे, इसको यहाँ पर लगा देंगे। अब एक बॉन्ड यहाँ पर बना है, ये पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड, और एक बॉन्ड यहाँ पर बना है। इनमें 2 बॉन्ड्स बन रहे हैं पॉलीपेप्टाइड। दूसरे वाला अरेंजमेंट बनाते हैं। ठीक है, सो नाउ उसके लिए अब हम सिर्फ क्या करेंगे, इसको हम रख लेंगे आगे। ठीक है, सो इसको बना लेते हैं सबसे आगे। ऐसे आप किसी को भी आगे रख सकते हैं तो हमारा एक यहाँ पर डिफरेंट राइपेप्टाइड बन जाएगा। फिर इसको रखते हैं। अब यहाँ से OH उतर जाएगा, CO CH3 एंड NH, फिर इसको रखेंगे। ठीक है, CO CH2 आउट 4 NH2 एंड इसके साथ जुड़ा है NH2। अब यहाँ पर बॉन्ड्स हैं बने हुए। ठीक है, these are the peptide linkage। ठीक है, these two are the peptide linkages, these two are the peptide linkages।
और इसके अलावा इसका जो दूसरा पार्ट था उसमें सो नाउ इसके बाद हमें इसमें ये कहा गया है कि रिप्रेजेंट दिस अल्नाइन इन द ज्विटर आयनिक फॉर्म। वो क्या होती है कि हमें इसके H पॉजिटिव को यहाँ से रिमूव कर कर इस NH2 ग्रुप के साथ ज्वाइन करवा देना है। तो मतलब हम उसके लिए अब सिंपली सिर्फ यहाँ पर क्या करेंगे कि इस NH तो इस H को यहाँ से रिमूव करेंगे तो यहाँ पर चार्ज बन जाएगा। सो CH CH3 और यहाँ पर NH2 के साथ एक और हाइड्रोजन विद पॉजिटिव चार्ज। सो दिस इज द ज्विटर आयनिक फॉर्म, ज्विटर आयन ऑफ द अमाइनो एसिड अल्नाइन। ठीक है, तो ऐसे आप इसे बना सकते हैं, बिल्कुल ही सिंपल सा काम है। ओके, सो दिस इज द प्रॉब्लम नंबर 29। तो आगे चलते हैं। सो नाउ इसके बाद है प्रॉब्लम नंबर 30। इसका हमारा सबसे पहला पार्ट है कि अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बॉन्ड डेसोसिएशन एंथैल्पी। ठीक है, इनको हमने अरेंज करना है इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बॉन्ड डेसोसिएशन एंथैल्पी। ठीक है, तो सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को सबसे आगे रखना है। ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बॉन्ड डेसोसिएशन एंथैल्पी हमें इसका शो करना है। तो इनमें से एक्सपेक्टेड ये होता है कि फ्लोरीन का बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग होगा, बट फ्लोरीन का साइज छोटा होने के साथ उसमें इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस आ जाती हैं, इसलिए Cl2 का बॉन्ड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। उसके बाद आएगा Br2 का, और उससे वीक हो जाएगा F2 का। ठीक है, क्योंकि F का साइज बहुत ही छोटा है तो यहाँ पर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस आ जाती हैं, इसलिए। उसके बाद I2 का, क्योंकि उसका साइज बहुत ही ज़्यादा है तो उसमें बॉन्ड वीक बनता है। तो ये ऑर्डर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ठीक है, सेकंड इसमें हमसे पूछा गया है कि बिस्मिथ डज नॉट फॉर्म द पी पाई बॉन्ड्स, क्योंकि उसका साइज बहुत ही बड़ा होता है, ऑर्बिटल्स का साइज बहुत ही इंक्रीज हो जाता है, तो उनकी इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं हो पाती। गिव रीजन। सो Bi does not form the p-pi bonds as its atomic orbitals are large and diffuse, so effective overlapping is not possible। ठीक है, तो सिंपल सा इसका आंसर मिल जाएगा। थर्ड है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन इज लेस नेगेटिव देन सल्फर। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सल्फर से लेस होती है। वाई? ठीक है, एक्सपेक्टेड होता है कि ऑक्सीजन की हायर होगी देन द सल्फर, बट ऐसा नहीं होता, क्योंकि ऑक्सीजन का साइज बहुत ही छोटा है, तो उसमें जो भी इनकमिंग इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमने गेन करना है, उसको इलेक्ट्रॉन्स जो ऑलरेडी ऑक्सीजन एटम के अंदर है उनसे रिपल्शन मिलेगी, इसलिए, जो कि फ्लोरीन के केस में भी हमें देखने को मिलता है। तो फ्लोरीन की भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी Cl से लो होती है, इसीलिए। ठीक है, तो ये थी आपकी प्रॉब्लम नंबर 30। सो नाउ इसके बाद अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेक्शन डी। ठीक है, तो इसमें सभी प्रॉब्लम्स होंगी ऑफ द 5 मार्क्स, 31 से लेकर 33 तक। ठीक है, तो सबसे पहली है हमारी प्रॉब्लम फ्रॉम द पी ब्लॉक एलिमेंट्स। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। राइट द बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन फॉर द कॉपर विद डिल्यूट HNO3। कॉपर की रिएक्शन है विद डिल्यूट HNO3। तो आपको याद रखना है, जब भी डिल्यूट HNO3 होगा तो NO गैस रिलीज होगी, नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, और साथ में कॉपर का इस NO3 के साथ बनेगा सॉल्ट, कॉपर नाइट्रेट 2 लगेगा क्योंकि इसकी वैलेंसी 2 होती है, और साथ में वाटर तो बनेगा ही बनेगा। ठीक है, अब इस रिएक्शन की बैलेंसिंग के लिए आप लोगों को क्या करना है? ठीक है, एक तो है कि आप लोग इसकी पूरी बैलेंसिंग बैठकर सोल्व करें, बट वो जो जब आपका एग्जाम टाइम होगा तो बहुत ही आपके लिए मुश्किल रहने वाला है। तो इसलिए जितनी ऐसी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं वो मैंने पी ब्लॉक वाली वीडियोस में आपको बताई हुई हैं, उसकी एक साइड की बैलेंसिंग आपको याद रख लेनी है। तो ये आपको याद रखना है कि यहाँ पर आएगा 3, यहाँ पर आएगा 8। अगर एक साइड आप लोग याद रख लेते हैं तो बाकी आपका इजीली सोल्व हो जाएगा। जितने कॉपर इस साइड पर हैं दूसरी साइड पर सेम कर दें। अब यहाँ पर n हो गए हैं 2 × 3 6, तो रिमेनिंग रह गए 2, तो यहाँ पर 2NO बन जाएगा। अब हाइड्रोजन 8 है तो यहाँ पर 4 लग जाएगा, तो ऐसे आपकी बैलेंसिंग हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे आपको रिएक्शन लिखनी है। बी पार्ट है कि ड्रॉ द शेप ऑफ द ClF3। ClF3 की शेप कैसी होती है? अब देखिए कि Cl के पास होते हैं 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो साथ में हमने जोड़ने हैं फ्लोरीन, तो इसमें से बन जाएंगे 3 इलेक्ट्रॉन यूज हो जाएंगे इन द बॉन्ड पेयर्स, और 4 बच जाएंगे इलेक्ट्रॉन, और 4 के क्या बनाएंगे? 2 लोन पेयर।
ठीक है ना, क्योंकि एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन के लिए 2 बन जाएंगे लोन पेयर, बाकी होंगे बॉन्ड पेयर। सो दीज आर द बॉन्ड पेयर्स, दीज आर द लोन पेयर। तो इसकी शेप है जो कुछ ऐसी बनेगी, बेंट टी शेप, या फिर आप नॉर्मली से बोल सकते हैं टी शेप। ठीक है, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स के पेयर्स होंगे सेम प्लेन में, तो ये इसकी शेप बनेगी। उसने इसकी हाइब्रिडाइजेशन वगैरह के बारे में हमसे कुछ नहीं पूछा है, तो सिर्फ आपको शेप बनानी है। ठीक है, ओके। तो आगे चलते हैं, इसी का ही सेकंड पार्ट है। तो यहाँ पर एक एलिमेंट है कोई भी, देख के उसको उन्होंने नाम दिया है यहाँ पर x, हैज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द 4.2 केल्विन, लोएस्ट फॉर एनी नॉन सब्सटेंस। तो अगर आपको यहीं से याद होगा तो ये कौन सा एलिमेंट हो सकता है, दैट इज दिस इज द, कहते हैं कि हीलियम होगी ये, क्योंकि उसका ही बॉइलिंग पॉइंट सबसे लो होता है। सो x इज हीलियम। ठीक है, इतना तो हमें यहीं से ही मालूम पड़ गया। ओके, सो नाउ इट इज यूज्ड एज ए diluent for oxygen in the modern diving apparatus। इसे डाइविंग ऑपरेटर में जो यूज़ किया जाता है, वो क्यों यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसकी ब्लड में सोलबिलिटी लो होती है। ठीक है, बिकॉज ऑफ इट्स वेरी लो सोलबिलिटी इन द ब्लड। सो हमें यहाँ से यही बताना था कि आइडेंटिफाई द गैस एक्स, वो हमने आइडेंटिफाई कर लिया। विच प्रॉपर्टी ऑफ दिस गैस मेक्स इट यूजेबल एज ए डिल्यूएंट, क्योंकि इसकी ब्लड में लो सोलबिलिटी होती है। वाई इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द गैस एक्स इज लो, इसका बॉइलिंग पॉइंट इतना लो क्यों है, क्योंकि ये गैस क्या होती है, मोनोटोमिक, बिकॉज ये एक नोबल गैस है। तो इसलिए इनमें नो इंटर अटोमिक फोर्सेस भी नहीं होती, सिर्फ वीक डिस्पर्शन फोर्सेस होती हैं, बहुत ही वीक होती हैं, और इसका अटोमिक मास भी बहुत ही लो है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट भी काफ़ी लो हो जाता है। ठीक है, तो ये सभी बातें आप लोगों को याद रखनी है इसके बारे में। सो नाउ इसी में हमारे पास ये जो एक दूसरी ऑप्शन में है प्रॉब्लम, हम उसको सोल्व कर रहे हैं हम। ठीक है, तो इसमें हमें ये पूछा गया है कि आंसर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। तो सबसे पहला पार्ट है ए पार्ट, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर थर्मल स्टेबिलिटी। ठीक है, तो ये जो थर्मल स्टेबिलिटी होती है वो डिपेंड करती है इन दोनों के बॉन्ड में। मतलब ये जो H2 है मान लीजिए, तो OH जो बॉन्ड होगा उसकी स्ट्रेंथ पर डिपेंड करती है थर्मल स्टेबिलिटी। ठीक है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द थर्मल स्टेबिलिटी में हमें इनको अरेंज करना है। तो जितना इस एटम का साइज इंक्रीज हो जाएगा उतना ही ये बॉन्ड वीक हो जाएगा। तो सबसे लो स्टेबिलिटी इसकी होगी। ठीक है, उसके बाद में H2SE। ठीक है, उसके बाद में होगा H2S, एंड जो सबसे ज़्यादा होगा थर्मली स्टेबल, दैट इज H2O। सो डाउन द ग्रुप जाएंगे तो हमारी थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है। ठीक है, तो हमने इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ पर अरेंज कर दिया है। तो इसी का बी पार्ट है, गिव द फॉर्मूला ऑफ द ब्राउन रिंग फॉर्म्ड एट द इंटरफेस ड्यूरिंग द रिंग टेस्ट फॉर द नाइट्रेट आयन। तो अगर हमें यहाँ पर जो NO3 आयन होता है, नाइट्रेट आयन, उसकी डिटेक्शन के लिए हम एक स्पेशल रिएक्शन करवाते हैं, दैट इज नोन एज ब्राउन रिंग टेस्ट। उसमें जो ब्राउन रिंग फॉर्म होती है हमें उसका फॉर्मूला बताना है। तो आपको याद रखना है, उसमें एक आयरन का कॉम्प्लेक्स, तो यहाँ पर जो ब्राउन रिंग बनती है उसमें एक आयरन का कॉम्प्लेक्स बनता है। उसका फॉर्मूला क्या होता है, Fe के साथ H2O जुड़े होते हैं 5, और साथ में एक होता है NO, उस पर चार्ज होता है 2 पॉजिटिव। इसी कॉम्प्लेक्स के साथ वहाँ पर एक ब्राउन रिंग बनती है। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। तो इसका मतलब आपको ब्राउन रिंग वाला कंप्लीट जो रिएक्शन है और जो भी उसमें हमसे जो ब्राउन रिंग टेस्ट में यूज़ की जाती हैं वो सब कुछ आपको रीड आउट जरूर कर लेना है। नोट्स में आपको सब कुछ अवेलेबल है, तो सभी चैप्टर्स की जो फुल रिवीजन वीडियोस हैं उनमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो आगे रीड करते हैं इसकी सेकंड प्रॉब्लम। ठीक है, ए ग्रीनिश येलो गैस। तो येलो ग्रीनिश गैस है, यहाँ से भी हमें इसके बारे में आइडिया हो सकता है। पहले आगे रीड करते हैं, ए विद पंजेंट एंड सफोकेटिंग ऑडर इज ए पावरफुल ब्लीचिंग एजेंट। तो ये कौन सी गैस हो सकती है, दैट इज क्लोरीन, क्योंकि उसका ही रंग होता है येलो ग्रीनिश, वो एक ब्लीचिंग एजेंट भी होती है। ए ऑन रिएक्शन विद ड्राई स्लेक्ड लाइम गिव्स ब्लीचिंग पाउडर। तो यहाँ से हमें श्योर हो चुका है कि ए क्या है, ए इज द Cl2।
और ए की रिएक्शन जब होगी स्लेक्ड लाइम के साथ तो वो ब्लीचिंग पाउडर ही बनाएगा। तो ये भी रिएक्शन आप लोगों को मैंने बताई थी नोट्स में, ये भी आपको रीड करनी है। तो हमें बताना है कि ए क्या है एंड एक्सप्लेन द रीजन फॉर इट्स ब्लीचिंग एक्शन, उसके ब्लीचिंग एक्शन का रीजन क्या है। तो जब Cl2 रिएक्ट करती है वाटर के साथ, ठीक है, तो वो 2HCl एंड साथ में एक नेसेंट ऑक्सीजन वहां से जो है वो रिलीज होती है। तो इसका मतलब इसका ब्लीचिंग एक्शन है ड्यू टू ऑक्सीडेशन, ठीक है, ड्यू टू ऑक्सीडेशन इसका ब्लीचिंग एक्शन है। ये दूसरी चीज की ऑक्सीडेशन कर देती है, इसलिए Cl2 का ब्लीचिंग एक्शन होता है जो कि एक परमानेंट ब्लीचिंग एक्शन होता है, ठीक है। तो इसका ब्लीचिंग एक्शन क्या होता है, परमानेंट रहता है, ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। ओके, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ ए विद हॉट एंड कंसंट्रेटेड NaOH, ठीक है। तो Cl2 की हमें रिएक्शन बतानी है विद हॉट एंड कंसंट्रेटेड NaOH, ठीक है। तो ये भी दो रिएक्शंस होती हैं, एक होती है कोल्ड एंड डिल्यूट NaOH के साथ, एक है यहाँ पर हॉट एंड कंसंट्रेटेड NaOH के साथ। तो क्या होगा, आपको याद रखना है कि क्या क्या यहाँ पर फॉर्म होने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पर फॉर्म होने वाला है हमारे पास दैट इज नोन एज NaCl, सोडियम क्लोराइड। एक बनेगा यहाँ से NaClO3, सोडियम क्लोरेट, ठीक है। और एक इसके साथ ऑब्टेन होगा वाटर, ठीक है। अब रिएक्शन की बैलेंसिंग जैसे मैंने आपको इससे पहले बताया था कि आपको दोनों में से एक साइड याद कर लेनी है, तो हम इसे याद रख लेते हैं 3 और 6, ये आपको याद रखना है। अब एक Na यहाँ पर यूज़ है, टोटल 6 हैं, तो यहाँ पर कितने रह जाएंगे 5, ठीक है। अब देखिए हमारे पास Cl भी 6 हैं, वो भी 6 हो चुके हैं कंप्लीट। अब यहाँ पर हाइड्रोजन है 6, तो इसके आगे हम लगा देते हैं 3, तो ये आपकी बन जाएगी बैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है। तो ये सभी इन सभी के ही आंसर हो चुके हैं। तो ये आप लोगों ने अच्छे से यहाँ से अंडरस्टैंड करना है। तो ऐसी और भी प्रॉब्लम्स आपको मिल सकती हैं, मतलब जो रिएक्शंस हमने ऑलरेडी रीड की हुई हैं उन्हीं में से ही कोई भी ऐसी प्रॉब्लम बनाई जा सकती है। तो प्लीज़ नोट्स को कम्प्लीटली आप लोगों को ये फॉलो करना है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, 32nd प्रॉब्लम करते हैं। सो नाउ दिस प्रॉब्लम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये है हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से, तो रीड करते हैं। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए जिसका फॉर्मूला है C8H6, तो ए कोई है कंपाउंड जिसका के मोलिकुलर फॉर्मूला ये बताया गया है, ठीक है। ऑन रिएक्शन विद द डिल्यूट H2SO4 कंटेनिंग मर्क्यूरियक सल्फेट, इसकी रिएक्शन हो रही है विद H2SO4 एंड HgSO4, ठीक है, गिव्स द कंपाउंड बी, यहाँ से हमें बी कंपाउंड मिल रहा है, ठीक है। दिस कंपाउंड बी कैन आल्सो बी obtained फ्रॉम ए रिएक्शन ऑफ बेंजीन। तो पहले हम बी को बनाकर देखते हैं कि बी क्या बन सकता है, बेंजीन की रिएक्शन विद अस्टाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। अस्टाइल क्लोराइड क्या होता है, दिस वन, दिस इज द अस्टाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो यहां से क्या होता है कि इसकी असाइलेशन हो जाती है, तो हमें एसिटोफिनोन मिल जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा जो बी कंपाउंड है वो क्या है, यहाँ पर एसिटोफिनोन, ठीक है। तो हमारा बी कंपाउंड हमें मिल चुका है। अब ए क्या होगा, अब ये जो रिएक्शन है, ये जो रीजेंट है, ये हम यूज़ करते होते हैं दैट इज इन द हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस। तो ये हम यूज़ करते हैं इन द हाइड्रेशन ऑफ ए अल्काइंस। तो ये क्या हो सकता है, एक बेंजीन रिंग वाला अल्काइन, ठीक है। तो ए हमारा क्या बनेगा, मैं यहाँ पर बना देता हूँ ए की स्ट्रक्चर। तो 6 कार्बन तो रिंग में हो गए, तो 2 कार्बन लगेंगे बाहर क्योंकि टोटल 8 कार्बन है, और ये बनेगा अल्काइन। इसका आइडिया हमें यहाँ से हुआ कि इसमें बेंजीन है, और इस रीजेंट से आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि दैट इज ए अल्काइन, क्योंकि अल्काइन की हाइड्रेशन के बाद हमें क्या मिल जाते होते हैं, एल्डिहाइड्स या फिर कीटोन्स। इसकी रिएक्शन करवाएंगे H2SO4 एंड HgSO4 के साथ, तो हमें यहाँ से ऑब्टेन हो जाएगा दैट इज एसिटोफिनो, इसके साथ बन जाएगा C डबल बॉन्ड O, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हो जाती होती है टोटोमरिज्म, ठीक है। ये आप रिएक्शन को कंप्लीटली याद रखें, दिस इज द हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस, ठीक है। तो ये हमारा ए भी बन गया है और हमारा बी भी बन गया है, दोनों की रिएक्शंस भी हमने बता दी हैं। अब आगे देखते हैं, बी ऑन रिएक्शन विद I2 इन एक्वस KOH दैट इज आइडोफॉर्म रिएक्शन गिव्स C एंड येलो कंपाउंड डी, येलो कंपाउंड डी क्या है यहाँ पर, आइडोफॉर्म। आइडेंटिफाई ABCD एंड गिव देयर केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व्ड। अब हमें बी की रिएक्शन करवानी है, दिस इज द बी, ये दोनों सेम है, ठीक है। तो बी की रिएक्शन अब हमें करवानी है विद I2 इन
KOH, ठीक है। तो ये रिएक्शन होती है जिसके साथ कि इसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी, तो यहाँ से बनेगा दिस वन पोटाशियम साल्ट ऑफ एसिड, प्लस ये जो CH3 है इसकी बन जाएगी आइडोफोन, दैट इज द येलो कंपाउंड D, एंड दिस इज द C कंपाउंड। तो ये सभी हमारे ऑब्टेन हो चुके हैं। तो ऐसे आपको ऐसी प्रॉब्लम्स को सोल्व करना होता है, मतलब वही सभी रिएक्शंस हैं जो हमने रीड आउट की होती हैं, जो हमने याद की होती हैं, बस उसको यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को एक स्टेटमेंट बनाकर बता दिया जाता है, तो उसको हमने सोल्व करना पड़ता है, ठीक है। तो इसी में एक ऑप्शन में है दी गई प्रॉब्लम, उसको करते हैं। यहाँ पर है सबसे पहले राइट द रिएक्शन ऑफ द क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन ऑफ एसीटोन एंड इथेनॉल, ठीक है। तो सो नाउ हमारे पास यहाँ पर एक दिया है दैट इज एसीटोन, उसके साथ हमें यूज करना है दैट इज इथेनॉल, ठीक है। तो ये एक एल्डिहाइड है, क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन होगी इन दोनों की, तो इसमें हमें ऐड करना होगा डिल्यूट NaOH, ठीक है। क्रॉस अल्डोल में क्या होता है कि इसके अब दो ऑप्शन, क्योंकि दोनों के पास ही जो यहाँ पर अल्फा C एटम है उनके ऊपर हाइड्रोजन एटम्स हैं। एक बार हम इसका अटैक होगा इस C एटम पर, ठीक है, तो उसका हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, इसके साथ ये वाला CH3 है। अब ये जो ऑक्सीजन है यहाँ से एक हाइड्रोजन इसके पास जाएगा, और ये जो CH2 होगा रिमेनिंग वो इस C के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एल्डिहाइडिक ग्रुप एज इट इज रहेगा। और दूसरा ऑप्शन क्या है कि ये जो CH3 है ये अटैक होगा इस C एटम पर, तो इसको मैं यहाँ पर आगे लिख लेता हूँ, ठीक है। क्योंकि अगर एक के पास अल्फा यहाँ पर हाइड्रोजन एटम्स नहीं होते तो सिर्फ एक ही हमारा प्रोडक्ट बनता, बट यहाँ पर अब दो प्रोडक्ट बन सकते हैं। इस पर अटैक होगा तो एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के पास जाएगी, ठीक है। तो इसका हाइड्रोजन एज इट इज ही रहेगा, और यहाँ से CH2 और साथ में COCH3 अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास दो बनेंगे प्रोडक्ट। अगर हम इसको आगे ये कर देते हैं हीट इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो इसकी हो जाएगी डिहाइड्रेशन इन दोनों की। तो यहाँ से OH जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन जाएगी, तो ये बन जाएगा एक अल्कीन, ठीक है। यहाँ पर CHO ग्रुप है, और यहाँ से OH गया और यहाँ से हाइड्रोजन जाएगी, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, और ये बना साथ में एक कीटोनिक ग्रुप, ठीक है। तो ये हमारे पास क्रॉस अल्डोल का यहाँ पर एंड प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमसे यहाँ पर प्रॉब्लम्स पूछी गई हैं, हाउ विल यू कैरी आउट द फॉलोइंग कन्वर्जन्स। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहला है बेंजाइल अल्कोहल, ठीक है। तो बेंजाइल अल्कोहल क्या होती है कि बेंजीन के ऊपर जो CH2 जुड़ा है उसके साथ OH है, से हमें बनाना है फिनाइल इथनोइक एसिड, मतलब 2 कार्बन वाला एसिड है और उसके साथ जुड़ा है फिनाइल ग्रुप, हमें यहां तक आना है, ठीक है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि OH की जगह पर हमें ये चाहिए, एक एक्स्ट्रा C एटम चाहिए। जब एक्स्ट्रा C एटम की रिक्वायरमेंट होती है तो हम CN ग्रुप को जोड़ते हैं। अब अल्कोहल के साथ तो डायरेक्टली CN को जोड़ना मुश्किल है, तो पहले हम यहाँ पर हैलोजन जोड़ते हैं। तो हमने यूज़ की है यहाँ पर थायोनाइल क्लोराइड, ताकि यहाँ पर क्या लग जाए Cl ग्रुप, ठीक है। सो अब इसकी रिएक्शन होगी बाद में विद KCN, ताकि यहाँ पर Cl की जगह पर क्या लग जाए CN, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गई। अब इस CN ग्रुप की हमने यहाँ पर करवा देनी है कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। सो H पॉजिटिव इन द प्रेजेंस ऑफ H2O, सो दिस इज द कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। तो कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस के साथ हमें क्या मिल जाएगा, CN ग्रुप से क्या बन जाएगा, यहाँ पर एसिडिक ग्रुप बन जाएगा। तो ऐसे आपको इस रिएक्शन को कैरी आउट करना है, दिस सिंपल कन्वर्जन, ठीक है। इसी का बी पार्ट देखते हैं, प्रोपेनोन टू प्रोपीन। प्रोपेनोन यानी कि CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, प्रोपीन, ठीक है। तो प्रोपीन क्या बनेगी, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, एक अल्कीन है। तो मैंने ऑर्गेनिक की कन्वर्जन रिएक्शंस के लिए कुछ अलग से वीडियोस बनाई हुई हैं, उनमें ये सभी रिएक्शंस ऑलरेडी ही हमारी वहाँ पर हुई हैं। तो आप लोग प्लीज़ उन सभी वीडियोस को ज़रूर सुने, वहाँ से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। अब इससे हमें अल्कीन बनाना है, पहले हम इसकी बनाएंगे अल्कोहल, उसके लिए इसकी रिडक्शन करते हैं।
सो हमने यूज़ कर लिया यहाँ पर हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ द निकल या फिर इन द प्रेजेंस ऑफ द पैलेडियम। एक H यहाँ पर जाएगा और दूसरा H यहाँ पर लगेगा। अब अल्कोहल बनाने का हमें क्या फ़ायदा होगा कि इसकी हम करवा देंगे डिहाइड्रेशन। ठीक है, अब इसकी डिहाइड्रेशन के लिए हम H2SO4 की प्रेजेंस में इसको कर देंगे हीट। तो यहाँ से OH जाएगा और यहाँ से एक हाइड्रोजन जाएगी, तो ये आपका प्रोपीन बन जाएगा। ठीक है, तो इन सभी के नेम्स आपको साथ में ही लिखते जाना है, यहाँ से आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो C पार्ट है बेंजीन से हमें बनाना है, ये है बेंजीन। ठीक है, इससे हमें बनाना है मेटा नाइट्रो एसिटोफिनोन। तो एसिटोफिनोन है, ये वाले होती है एसिटोफिनोन, इसकी मेटा पोजीशन पर जुड़ा है NO2 ग्रुप। ठीक है, दिस इज। अब इसके लिए हमें क्या चाहिए कि सबसे पहले हम इस ग्रुप को इसके साथ जोड़ते हैं, क्योंकि ये ग्रुप होता है मेटा डायरेक्टिंग। तो बाद में हम इसके साथ जोड़ेंगे इसमें हैं कि NO2 ग्रुप को। तो इसको जोड़ने के लिए हम फिर से इसकी क्या करवाएंगे, असाइलेशन। तो इसकी असाइलेशन के लिए हम इसमें ऐड करेंगे CH3COCl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक है, तो ये ग्रुप यहाँ पर जुड़ जाएगा। अब ये बन गया हमारे पास एसिटोफिनोन। अब एसिटोफिनोन की सिंपली हमें यहाँ पर करवा देनी है नाइट्रेशन। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, HNO3 एंड H2SO4 दोनों का मिक्सचर। तो वो इसमें ऐड किया जाएगा, तो इसके साथ NO2 जो है वो ग्रुप अटैच हो जाएगा एट द मेटा पोजीशन। तो ये सभी सिंपल सी रिएक्शंस है। अगर आप लोगों ने रिएक्शंस को अंडरस्टैंड किया हुआ है तो आपको ये बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं लगेगा। ठीक है, सो इसके बाद है हमारी इस सैंपल पेपर की आखिरी प्रॉब्लम, वो स्टार्ट करते हैं। सो नाउ प्रॉब्लम नंबर 33 दैट इज फ्रॉम द चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो सबसे पहले है स्टेट कोहल-रोच लॉ। ठीक है, कोहल-रोच लॉ ने हमें क्या बताया था कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द सम ऑफ द इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशंस ऑफ द अनायनिक एंड कटायनिक species of the electrolyte. For example, limiting molar conductivity of acetic acid is equals to the limiting molar conductivity of the acetate ion plus limiting molar conductivity of the H positive। तो ऐसे हम और भी बहुत सारी एग्जांपल्स इसमें बता सकते हैं। ठीक है, ओनली एट द इनफाइनाइट डिल्यूशन पर ही ये लॉ अप्लाई होता है। ठीक है, तो इसी का यूज़ कर हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए मोलर कंडक्टिविटी को सोल्व कर पाते हैं। तो सेकंड है न्यूमेरिकल ऑन द नर्स्ट इक्वेशन। कैलकुलेट द EMF ऑफ द फॉलोइंग सेल एट 298 केल्विन। तो सेल हमें यहाँ पर दिया गया है, एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव है, जिसकी के आयंस की है कंसनट्रेशन 0.15, सॉल्ट ब्रिज Cg2 पॉजिटिव है 0.025 मोलर, और ये है C। ठीक है, तो इसमें रिएक्शन बनाए सबसे पहले क्या होगा, इसको आगे रखेंगे, दीज टू आर द रिएक्टेंट्स। तो प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे, दिस वन एंड Cu। ठीक है, सो नाउ चार्ज को करते हैं बैलेंस। यहां पर लगेगा 3, यहां पर लगेगा 2, तो ये हो गए Cu बैलेंस, और यहां पर लगाएंगे 2। अब देखिए टोटल इलेक्ट्रॉन्स हमारे एक्सचेंज कितने हो रहे हैं, 2 इंटू, तो यहाँ से 2 पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर बन रहा है 0, तो एक के लिए चेंज हो रहा है 2 का, सो 2 इंटू 3 दैट इज द 6 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, और एक हम सोल्व कर लेते हैं E0 सेल। उसके लिए हम क्या करेंगे, E0 वैल्यू ऑफ द कैथोड माइनस E0 वैल्यू ऑफ द एनोड। ठीक है, तो एनोड है हमारी दिस वन। ये दोनों वैल्यूज हमें यहाँ पर दी हुई हैं। इसकी वैल्यू है 0.34 वोल्ट और इसकी वैल्यू है -1.66, तो ऐड होकर ये बन जाएगी 2 वोल्ट। ठीक है, तो ये हमने जो इन्फॉर्मेशन दी हुई थी उसको यूज़ है यहाँ पर कर दिया। अब हम आगे इस पर फॉर्मूला लगाते हैं नर्स्ट इक्वेशन का। सो E सेल इज इक्वल्स टू E0 सेल माइनस 0.059 ओवर n log। सो यहाँ पर रखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ द आयंस इन द प्रोडक्ट साइड, तो उसके आगे 2 है तो इसका स्क्वायर कर देंगे। डिनोमिनेटर में जो इस साइड पर है आयंस Cg2 पॉजिटिव, उनका
करेंगे क्यू। तो सभी की सभी वैल्यूज यूज़ करें। तो लॉग, तो इसकी वैल्यू हमें बताई गई है दैट इज़ 0.15 का स्क्वायर और इसकी वैल्यू है 0.025 का क्यूब। ठीक है। नाउ 2 माइनस 0.059/6 लॉग, अब देखिए क्या होगा, जो ऊपर वाली टर्म है इसका 2 आ जाएगा यहाँ पर आगे। ठीक है। और लॉग 0.15 माइनस ये था डिनोमिनेटर में 3 लॉग 0.025। ठीक है। अब ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं, ठीक है, लॉग की वैल्यूज़ आपको एग्ज़ाम में ही दी होंगी, तो वो आपको ऊपर स्टेटमेंट में ही बताई गई हैं, वहाँ से आप लोगों ने इन्हें यूज़ कर लेना है। लॉग 0.15 की वैल्यू है माइनस 0.8239 और लॉग 0.025 की वैल्यू है माइनस 1.6020। तो ये दोनों वैल्यूज़ आपको यहाँ पर यूज़ करनी है। तो वहाँ से आपका सोल्व होकर कुछ आंसर है, वो जो सोल्विंग के बाद जो आपका आंसर है वो आपका यहाँ पर क्या बनने वाला है। तो इसकी वैल्यू लगाएंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 1.6478 प्लस यहाँ पर बन जाएगा 4.8062। तो अब इसकी आप लोगों को आगे सोल्विंग कर देनी है कंप्लीट। तो आपका आंसर बनेगा 1.96891। ठीक है। तो इस बार बिल्कुल भी डिफ़िकल्टी नहीं है। अगर आपको बेसिक फॉर्मूला आता है तो बाद में सोल्विंग आपकी सिंपली हो जाएगी। इसका जो ऑप्शन वाला पार्ट है वो देखते हैं। तो इसमें है सबसे पहले कि ऑन द बेसिस ऑफ ई नोड वैल्यूज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होगा जिसकी ई नोड वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि ऑक्सीडेशन होगी दूसरे की और वो खुद इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो इसकी वैल्यू सबसे हायर है। तो ये बन जाएगा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो देयरफॉर MnO4 इज आंसर। तो आंसर क्या आएगा, MnO4 1 नेगेटिव आयन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिकॉज उसका जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है वो सबसे हायर है, इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी उसकी सबसे हायर है। ठीक है। इसमें जो ऑप्शन वाली इसके बाद जो है इसमें प्रॉब्लम वो देखते हैं। हमें एक यहाँ पर दिया गया है ग्राफ बिटवीन द मोलर कंडक्टिविटी इस तरफ है और यहाँ पर है C का स्क्वायर रूट। ठीक है। दोनों की यूनिट्स भी साथ में हमें बताई गई हैं। ठीक है। सो ये ग्राफ है, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन बन रही है और यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है, यहाँ पर वैल्यू है 150.0। ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू है जहाँ पर इंटरसेक्शन हो रही है 15.0। ओके। अब हम इसको रीड करते हैं। सबसे पहले है डिफाइन मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है? मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए सोल्यूशन एट ए गिवन कंसंट्रेशन इज द कंडक्टेंस ऑफ द वॉल्यूम V ऑफ द सोल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है। जब सोल्यूशन में 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को ऐड किया जाता है जितनी भी वॉल्यूम V में, उसकी जितनी भी कंडक्टेंस होगी उसको हम बोल देते हैं मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है। इसके बाद उन्होंने पूछा है कि यहाँ पर नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट क्या है। अगर स्ट्रेट लाइन है तो ये क्या बनेगा, ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बनेगा। ठीक है। क्योंकि उसके लिए ही स्ट्रेट लाइन्स बनती हैं। ओके। तो ये भी हो गया। डिटरमिन द वैल्यू ऑफ द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन। ठीक है। सो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन की वैल्यू क्या होगी, जहां पर इस ग्राफ की इंटरसेक्शन हो रही है, दैट इज द 150.0। तो यहां से मिलेगी मोलर कंडक्टिविटी, तो यहां पर हो जाएगी 0, ये कंसंट्रेशन मतलब इनफाइनाइट डिल्यूशन हो गई, इसकी वैल्यू आ गई 1.50। यूनिट्स हमें दी गई हैं यहाँ पर सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है, यहाँ पर बताई गई है। ओके। अब इसका आगे देखते हैं थर्ड पार्ट। शो दैट हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए फॉर द इलेक्ट्रोलाइट यूजिंग द अबव ग्राफ। हमें इस ग्राफ को यूज कर कर ए की वैल्यू निकालनी है। अब ये हमारे पास एक इक्वेशन होती है दैट इज नोन एज द Debye-Huckel-Onsager इक्वेशन। मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन C इज इक्वल्स टू द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन माइनस कांस्टेंट A इनटू स्क्वायर रूट ऑफ C। ठीक है। तो अगर हम इस इक्वेशन को कुछ ऐसी फॉर्म में लिखें, ठीक है, तो अगर हम इसे अपनी बेसिक इक्वेशन के साथ देखें कंपेयर कर कर, ठीक है, तो ये m यानी कि स्लोप क्या आ जाएगी -a। सो स्लोप इज इक्वल्स टू -a। सॉरी, तो हमें सोल्व करना है
यहाँ से वैल्यू ऑफ ए, सो ए क्या बन गई माइनस स्लोप। ठीक है, अब इसको हमें यूज़ करना है, यानी कि हमें निकालनी है स्लोप। तो स्लोप हम इस ग्राफ से सोल्व करते हैं। ठीक है, सो हमारी ए की वैल्यू क्या बन रही है, ए इज इक्वल्स टू द माइनस ऑफ द स्लोप। तो अब नाउ स्लोप को सोल्व करने के लिए हमें कोई भी यहाँ से 2 पॉइंट यूज़ करने होंगे। तो एक हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इसकी इंटरसेक्शन होगी जब यहाँ पर नीचे, तो ये इसके ऊपर होगी। ठीक है, तो आपको यहाँ पर एग्जैक्ट स्केल के साथ इसको देखना है कर एक पॉइंट हम यहाँ से और यूज़ कर लेते हैं, ये वाला करते हैं। ठीक है, तो इसकी जो इंटरसेक्शन है वो हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर तो एग्जैक्ट वैल्यू है, दैट इज द 0.010। यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो अप्रोक्सीमेटली होगी 0.022। ठीक है, सो देयरफॉर स्लोप इज इक्वल्स टू 149, ऊपर हम रखते होते हैं y2 माइनस y1, और डिनोमिनेटर में आएंगी वैल्यू x2 माइनस x1। ठीक है, तो इसको अगर आप लोग सोल्व करेंगे, दिस कम्स आउट टू बी 1.2 डिवाइडेड बाय द माइनस 0.012, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 100। इसके साथ आपको यूनिट्स में क्या रखना है, जो इसके यूनिट्स यहाँ पर दिए गए हैं, और ओवर में आपको रख देने हैं जो इसके यूनिट्स दिए गए हैं, यानी कि मोल पर लीटर का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम यहाँ से इसको सोल्व आउट कर सकते हैं। स्लोप निकाली है सिंपल एक स्ट्रेट लाइन की, ठीक है, ग्राफ की हेल्प से। तो ये आपका था कंप्लीट सीबीएसई का सैम्पल पेपर। तो प्लीज़ इसे अच्छे से ध्यान से सोल्व करें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।